Hello everyone, I hope you guys are doing great. Now in this part 3 of digital audit, let's try to cover the last few topics of this chapter. तो बच्चों, now in last few topics we have to discuss mostly the emerging technologies which can be used in the auditing world. तो हमने सबसे पहले क्या किया है, data analytics as a concept को introduce किया, and then they said that across the world, in the auditing world and in the other industries, we are using a lot of data analytics based tools like CAT, computer assisted audit technique. तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? बेसिकली सिंपल शब्दों में, जब एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करके, प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए, वो सिंपल शब्दों में डेटा एनालिटिक्स कहलाता है. सो बेसिकली फ्रॉम राइट सोर्सेज यू हैव टू pick the data, then you need to analyze and process the data, and after that convert that data into meaningful information so that decision can be made. So simple शब्दों में, what is data analytics? Sir, when you are gathering or preparing meaningful information from the raw system data, मतलब जो raw data उठाया है using a data analytics software or a tool, आप उस data को एक usable information में convert करते हैं. So basically you're using processes, tools और techniques जिससे data एक usable information बन जाएगा so that that information can be used for the purpose of decision making. That mechanism is called as data analytics. तो यही data को क्या हम audit के दौरान भी use कर सकते हैं? Yes. So the same word data analytics in audit will be called as ऑडिट एनालिटिक्स, जहां पर आप क्या करेंगे, क्लाइंट का ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को आइडियली एनालाइज करके उसमें कुछ हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, मे बी पोटेंशियल फ्रॉड्स या एरर्स जो हो सकते हैं उनको ढूंढने का ट्राई करेंगे. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एनालाइज द इनसाइट्स, ट्रेंड्स, जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. दैट इज थियोरेटिकली कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स एंड दिस इज हाउ यू यूज्ड इन ऑडिट. अब वो आपको एग्जांपल्स देंगे कि भाई इसको यूज करने से क्या क्या फायदा मिलने वाला है. देखो पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, ऑडिट के अंदर डेटा एनालिटिक्स यूज करने से आप लोग ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई एंड एनालाइज कर पाएंगे जो शायद नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेंगे. आप अनोमलीज मतलब एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो शायद बाकी एक्सेप्शंस को या ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बट दे कैन बी वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्शंस. एंड सर आप ये यूजेबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके ऑडिटर तक पहुंचा पाएंगे सो दैट ऑडिटर कैन मेक द राइट डिसीजंस. मतलब बॉटम लाइन, हमें ऑडिट में डेटा एनालिटिक्स और इन अदर वर्ड्स ऑडिट एनालिटिक्स यूज करना चाहिए जिससे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज करके यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए. इसके लिए एक फैंसी वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज कैट. व्हाट इज कैट? कंप्यूटर assisted audit techniques. Basically for the purpose of audit there are lot of computer based techniques. मतलब there are different audit software जो आप लोग यूज करने वाले हैं. इसमें सबसे कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर जो दुनिया में है वन इज कॉल्ड एज ACL ऑडिट. कमांड लैंग्वेज आइडिया करके एग्जिस्ट करता है, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है आइडिया, पर हाँ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे, कुछ टूल्स जो कैट से रिलेटेड है जो आपके सिलेबस में लिख के दिए. आई एम श्योर कुछ आपने रियल लाइफ में आज की तारीख में यूज भी किए होंगे. लाइक द मोस्ट कॉमन वन इज कॉल्ड एज ACL. व्हाट इज ACL? ऑडिट कमांड लैंग्वेज. एक सिंपल ऑडिट सॉफ्टवेयर बोल सकते हो जो आपको एनालिटिकल मैकेनिज्म करने में, एनालिटिकल प्रोसेस लगाने में हेल्प करेगा, जहां पे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, एंड ये सॉफ्टवेयर या एक टूल आपको फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. इन सर्टेन केसेस कुछ इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट या रिस्क मैनेज करने में हेल्प करेगा. मतलब बॉटम लाइन, आप ना using this ACL, this is like data analytics tool जिसके थ्रू, जैसे टैबलो होता है, पावर BI होता है, वैसे ही ACL एक ऑडिट सॉफ्टवेयर का मैकेनिज्म है जहां पे ह्यूज चंक ऑफ डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एनालाइज कर सकते हो एंड ओवरऑल रिकंसिलिएशंस वगैरह इजीली परफॉर्म कर सकते हो. ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर और है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्ट्रिक्स. ऑल्ट्रिक्स को बहुत कॉमनली ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. मतलब ह्यूज चंक ऑफ डेटा को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. मतलब योर फाइनेंशियल डेटा, ऑपरेशनल डेटा, उसके अंदर हिडन जो इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो बेसिकली आपको कंसोलिडेट करना है फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेटा को ताकि कंट्रोल्स का असेसमेंट हो पाए, ताकि एक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट ऑडिट ट्रेल मेरे को हर एक एक्शन को क्लियरली बताएगा. लाइक फॉर एग्जांपल इन डेटा व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन, सेकंड स्टेप क्या लिया गया था, आउटकम कैसे आया. बॉटम लाइन सेम, ये भी मुझे ACL जैसे फ्रॉड्स वगैरह को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है. तो सर दिस कैन बी लेवरेज और यूज टू ऑटोमेट सर्टेन एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग वगैरह को यूज करके वी कैन सर्च फॉर पैटर्न्स जो हमें बताएंगे कहां कहां लॉजिस्टिक्स के नाम पे फ्रॉड हो सकते हैं, कहां कहां पे मे बी EOQ से रिलेटेड फ्रॉड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. इससे ओवरऑल आपका अकाउंटिंग का जो ईयर एंडिंग का क्लोजिंग वाला पार्ट है वो फास्ट हो सकता है. इस सबसे ओवरऑल जो आपको ऑडिट करने का मैकेनिकल नेचर ऑफ वर्क है वो ऑटोमेट करके चीजों को थोड़ा फास्टर तरीके से क्लोज किया जा सकता है. मतलब सर ये ओवरऑल
मुझे परफॉर्म हेल्प करेगा इन परफॉर्मिंग रिकम्प्यूटेशन ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एंट्रीज, रिकैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा, डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनालाइज करने में हेल्प करेगा. दे ऑल आर डूइंग सिमिलर नेचर ऑफ वर्क. दे आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कैट. कैट के अलग अलग सोल्यूशन है. इट्स लाइक आप ACL यूज कीजिए, ऑल्ट्रिक्स यूज कीजिए, ऐसा ही एक एग्जिस्ट करता है कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पावर BI, द मोर वेरी वेरी कॉमन यूज टूल और अ सॉफ्टवेयर. बेसिकली someone who is non-technical as a person, उसको कैसे बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस यूज करने का मैकेनिज्म सिखाया जाए यूजिंग अ डैशबोर्ड और अ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज पावर BI. मतलब सर ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर को डेटा को इकट्ठा करके एनालाइज करके यूजेबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स यू टू एग्रीगेट डेटा, टू एनालाइज डेटा एंड टू विजुअलाइज. मतलब एक डैशबोर्ड के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा ताकि आप लोग क्या ले पाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाएंगे, डेटा को शेयर कर पाएंगे. सो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, ताकि आप अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग का ले सकते हैं, फास्ट ले सकते हैं. सो बेसिकली कैट के अलग अलग एग्जांपल दिए हैं. आपको मे बी एक ACL पढ़ना चाहिए. यू शुड नो राइट वन सेंटेंस कैसे लिखेंगे इसके ऊपर, ऑल्ट्रिक्स के ऊपर एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए, पावर BI के ऊपर एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए, एंड वैसे द लास्ट वन इज कॉल्ड एज कैशवेयर. अगेन अ डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जहां पे सर अल्टीमेटली ऑडिट के दौरान आप क्विकली बेसिस के ऊपर डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, एक्यूरेटली एनालाइज कर पाएंगे, एंड डेटा में क्या इनकंसिस्टेंसी है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अल्टीमेटली मैकेनिकल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, रूटीन नेचर ऑफ टास्क एलिमिनेट हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर एक्टिविटी आप लोग वहां पर क्या कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे. ये सब चीजें ऑडिट के दौरान हमें फास्टर, बेहतर, ज्यादा एफिशिएंटली ऑडिट करने में मदद करेगी. दैट्स व्हाई दे से डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन ऑडिट. इट कैन बी कॉल्ड एज ऑडिट एनालिटिक्स. एग्जांपल कैन बी कैट. कैट के अलग अलग एग्जांपल से चार लिख करके दिए हैं. इट कैन बी अ गुड स्पेसिफिक क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि भाई कुछ पॉपुलर टूल्स के नाम दीजिए जो एज द कैट कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक हमारे ऑडिट में यूज किए जा सकते हैं. इस तरीके का एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है. फिर सर इन्होंने कैसे कुछ ऑटोमेटेड टूल्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक योर these are less of tools, more of technologies according to me. Like for example इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार में वॉशिंग मशीन को या जो भी एक डिवाइस है आपका उसको आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, मतलब इंटरनेट इनेबल्ड बना दिया है. सो बेसिकली यूजिंग इंटरनेट यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द डिवाइस. दिस इज कॉल्ड एज IoT. देखो क्या बोलता है, यू आर कनेक्टिंग योर डिवाइस टू द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल योर कनेक्टेड कार्स, यार आपका होम सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, या आपका वॉशिंग मशीन, या लेट्स से एयर प्यूरिफायर हो सकता है, या स्मार्ट ओवन हो सकता है. दे ऑल आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. सर कैन आई से we are going to rely not only on manual controls. इसका implication ये हमें ये IoT कैसे डिवाइसेस में, कैसे बिजनेस में यूज किया जाता है वो समझना पड़ेगा. हमें हमारे टीम मेंबर्स को अपस्किल करना पड़ेगा. दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ IoT वर्क्स टू परफॉर्म ऑडिट बेटर. कैन आई से इससे रिलेटेड कुछ रिस्क भी है. जहां जहां टेक्नोलॉजी आएगा आपको मालूम है डेटा का डिवाइस का हाईजैकिंग, डेटा का साइफनिंग मतलब डेटा चोरी हो जाना, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आपके सिस्टम को हैक करके आपको सेम सर्विस यूज करने का मौका नहीं देना. ये सब ये कॉमन IT रिस्क है जो हमेशा एसोसिएटेड रहेगी. दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स. इंडिविजुअली IoT क्या हो सकता है उस पर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको IoT के लिए पॉइंट नंबर 1 लिखना आना चाहिए, एग्जांपल लिखना आना चाहिए, 2 ऑडिट के इंप्लीकेशन एंड 1 रिस्क. ऐसा अगर आप कॉम्बिनेशन में 4-4 पॉइंट पिक कर ले आपका काम हो जाएगा. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है AI, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन टुडे, द मोस्ट कॉमन बज़वर्ड इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बेसिकली आप आपके कोई भी बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर इफ यू वांट टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ ऑटोमेशन, दैट मींस कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे उस प्रोसेसेस को इंटेलिजेंट बना सकते हैं. जैसे कि आपके चैटबॉट्स होते हैं ऑन योर Zomato एंड Swiggy. दे आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ AI. दे कैन सॉल्व योर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स on the basis of information they already have. तो सर एक सिस्टम है या एक मशीन है जो खुद से सोच सकता है, खुद से सीख सकता है और इंप्रूव करके आपको हेल्प कर सकता है. We all use tools like ChatGPT, Cloud. These are common examples of AI enabled systems. So basically they can be self-driving cars, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स वगैरह एग्जिस्ट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल IPL के केस में आपको देखने को मिलता है देयर इज अ रोबोट इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर इवेंट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो. मतलब ये सब आपके लिए क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स है. इसके इंप्लीकेशन क्या है, हमें ऑब्वियसली ये एल्गोरिथम वगैरह को बराबर से समझना पड़ेगा क्योंकि
AI, it's all driven by machine. So basically the algorithm decides output क्या आएगा. So output check करने से पहले algorithm समझना बहुत जरूरी है. साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. We need to understand कैसे AI को इन बिजनेस यूज किया जा रहा है, हाउ इट इज इंपैक्टिंग माय फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, क्या AI खुद ट्रांजैक्शन जनरेट कर रहा है या AI की आप मदद ले रहे हैं फॉर इंप्रूविंग योर ट्रांजैक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर इज AI मेकिंग डिसीजन और यू आर यूजिंग AI टू मेक डिसीजन. मतलब डिसीजन आप खुद ले रहे हो या एक सिस्टम को आपने पावर दे दिया है डिसीजन लेने के लिए. अगर आपने सिस्टम को पावर दे दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल लोन देना है कि नहीं देना है, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, इट्स डिसाइडेड बाय द सिस्टम. दैट मींस AI इज मेकिंग डिसीजन. तो कैन आई से शायद वहां पे रिस्क इन्वॉल्व बढ़ जाएगा, हमें और केयरफुल होने की जरूरत है. तो सर व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्वड विद AI? द मोस्ट कॉमन वन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी माय सिक्योरिटी रिस्क, बिकॉज़ माय डेटा, माय lot of relevant information is going to be with the machines and it can be breached. Next one, configuration. अगर एक सिस्टम को डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन इज डिजाइन ही अच्छे से नहीं किया गया तो आउटकम भी आपका बराबर से नहीं आएगा. एंड डेटा प्राइवेसी विल ऑलवेज रिमेन द टॉप इंपॉर्टेंट रिस्क. मतलब आपको दो रिस्क वाला एग्जांपल आना चाहिए, ऑडिट इंप्लीकेशन के दो पॉइंट्स आने चाहिए एंड मीनिंग ऑफ AI आना चाहिए. आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि भाई ऑडिट इंप्लीकेशन का दो पॉइंट पिक कर लोगे, रिस्क रिलेटेड एक दो पॉइंट पिक कर लोगे, डेफिनेशन एंड एग्जांपल का एक दो पॉइंट पिक कर लोगे. इस तरीके से चाहे वो IoT पे क्वेश्चन पूछे या AI पे क्वेश्चन पूछे, अकॉर्डिंग टू मी यू कैन राइट इट वेरी इजीली. सिमिलरली देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज ब्लॉकचेन. वी ऑल नो अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज. बेसिकली ब्लॉकचेन का मैकेनिज्म क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर किया जाएगा तो देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. द इंफॉर्मेशन विल गेट टू ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जिससे कोई इंसान उस इंफॉर्मेशन को बाईपास या चेंज नहीं कर सकता. अगर कोई भी इंसान चेंज करेगा वो चेंज विजिबल होगा. दैट इज द एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन. दैट मींस डेटा के अंदर वंस बीइंग रिकॉर्डेड, वंस अ ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन, इसको कोई बाईपास या कोई एडिटिंग इनविजिबल तरीके से नहीं कर सकता है. तो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है जहां पे सारे ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक शेयर करते हैं. सर सारे ब्लॉक्स एक सीक्वेंस में है कि एक बार अगर 3 ब्लॉक बन गया तो फोर्थ ब्लॉक से पहले 3 ब्लॉक को रेफर करना ही पड़ेगा. मतलब इनमें से कोई इंफॉर्मेशन को हटाया नहीं जा सकता, बाईपास नहीं किया जा सकता. ऑब्वियसली ब्लॉकचेन को लेकर के सबसे बड़ा चैलेंज ये है आपके कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन. तो एज अ बिजनेस क्या आप लोग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन कर पाएंगे? फिर सर इसको लेकर के गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड क्या मैकेनिज्म्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं? फिर ध्यान रखना, वीक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोटोकॉल कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. मतलब जिस टेक्नोलॉजी पे आपने रिलाई करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को, करेंसी को, मैकेनिज्म को बिल्ड किया है, अगर वही वीक हुआ तो आउटकम्स भी आपके वीक हो सकते हैं. एज अ ऑडिटर सबसे बड़ा रिस्क है ऑब्वियसली इवन इन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द बिगेस्ट रिस्क ऑलवेज इज गोइंग टू बी कंप्लायंस विद रेगुलेशंस. डेटा रिलेटेड साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं. दीज आर द कॉमन रिस्क जो आप हर जगह लिख सकते हैं. क्या ना इसे डेटा सिक्योरिटी रिस्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये आपको ऑलमोस्ट सब जगह देखने को मिलेगा बिकॉज इन एवरी IT रिलेटेड टेक्नोलॉजी दीज रिस्क्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर जो बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑलमोस्ट अगर आप मुझे पूछोगे इन माय नॉलेज फेल भी हो चुका है. इट्स कॉल्ड एज NFTs. व्हाट इज NFT? नॉन फंजिबल टोकन्स. बेसिकली आप ओवर द वेब आप कोई पिक्चर्स, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक को बाय कर सकते हो. उसका यूनिक पार्ट ये है कि सिर्फ आप ही एक्सक्लूसिव ओनर रहेंगे एंड आपके पास ही राइट रहेगा टू यूज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली इट इज यूनिक, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. दीज कैन बी डिजिटल सिग्नेचर्स which makes them unique. ये आपके डिजिटल एसेट्स होते हैं like your photos, your videos, your artwork and all. Lot of celebrities have also invested money in NFTs but it has not worked well because NFTs के बाइंग सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स इतने एग्जिस्ट नहीं करते हैं. क्रिप्टो ही नॉर्मली यूज किया जाता है, कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सर ये एक डिजिटल एसेट है जो इंटरनेट पे आप कलेक्ट कर रहे हो आर्ट म्यूजिक के फॉर्म के अंदर. जैसे आप फिजिकल आर्ट कलेक्ट करते हो वैसे ये इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी आप आर्ट कलेक्ट कर रहे हो. कैन आई से इट कैन नॉट बी फोर्स्ड और अदरवाइज मैनिपुलेटेड बिकॉज ये यूनिक होता है एंड इसके लिए आपको क्रिप्टो या बिटकॉइंस वगैरह यूज करना पड़ता है. बट रिस्क क्या है? ओनरशिप को लेकर के नए कंसर्न्स रेज किए गए, सिक्योरिटी को लेकर क्वेश्चंस रेज किए गए. मार्केट ऑलरेडी इतना वाइड नहीं है, बहुत सारा ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह भी होता है. मतलब मुझे कुछ चैलेंजेस पता होने चाहिए, कुछ फीचर्स पता होने चाहिए एंड बेसिक मीनिंग आना चाहिए. आई शुड बी एबल टू राइट 4 पॉइंट्स. व्हाट इज द NFT, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ NFT, चैलेंजेस क्या है, फीचर्स क्या है. बेसिक 4 पॉइंट के लिए अगर मैं लिख सकता हूं फॉर अ 4 मार्क और अ 5 मार्क आई एम सॉर्टेड. दीज आर वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी. जनरल बीकॉम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके का नेचर ऑफ मेरे हिसाब से ये आपके हेडिंग्स है.
Any which ways, we're done with blockchain, we're done with NFTs, we're done with AI, we're done with IoT. अब आपका बस आखिरी एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन 26 एग्जाम में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आया है. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन मतलब बिजनेस के प्रोसेसेस के अंदर आप ऑटोमेशन लेके आएंगे. रोबोटिक इज बेसिकली यू आर रिमूविंग द मैनुअल एलिमेंट, यू ब्रिंगिंग द ऑटोमेटेड एलिमेंट. मतलब सर रिपीटेटिव प्रोसेसेस को आप क्या करना चाहेंगे, ऑटोमेट करना चाहेंगे, जिससे इंसान को ये सेम काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो कैन आई से योर सॉफ्टवेयर दैट इज द बॉट्स कैन इंटरैक्ट विद द एप्लीकेशन एंड वो लोग आपका काम एग्जीक्यूट करेंगे. मतलब आपको 100% जैसे कि आपका जोमेटो एंड स्विगी वगैरह में बॉट्स वगैरह होता है, दैट्स बेसिकली नथिंग बट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ओनली. बिजनेस प्रोसेस में इंसान से बात करने के बजाय आप डायरेक्टली बॉट से बात कर रहे हो. कैन आई से ऑडिट में इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा और रिस्क क्या है. सबसे बड़ा तो मेन रिस्क आपका क्या रहेगा, ऑब्वियसली ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन रिस्क. कि अगर ये मॉडल बराबर से नहीं बनाया गया, गलत टूल बाय कर लिया, गलत अजम्पशन लगाए, शॉर्टकट्स वगैरह लगाया, तो ये जो ऑटोमेट आप कर रहे हो इसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा. दूसरा चीज चेंज मैनेजमेंट. सर आपने एक बार सिस्टम बना तो दिया, अब इसमें चेंजेस कौन लेके आ रहा है. इज देयर अ चेंज मैनेजमेंट लाइफ साइकिल और पॉलिसी इन प्लेस. मैंने कल भी आपको बताया था कि चेंजेस को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक लाइफ साइकिल या एक प्रोसेस होना चाहिए. उसके बिना एक इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट टेस्टिंग अगर करके आपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया तो आउटकम शायद अच्छा नहीं आएगा. एंड सर ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल आरपीए स्ट्रेटेजी लेकर के भी रिस्क है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो, अनरियलिस्टिक बिजनेस के गोल्स वगैरह बना सकते हो. इस सब की वजह से ओवरऑल आपका बिजनेस ऑटोमेट तो हो जाएगा बट वो सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा. दीज आर कॉमन रिस्क एसोसिएटेड. ऑलरेडी एग्जाम में जैन 26 में आया है, आने वाले 2-4 अटेम्प्ट में मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. एनी विच वेज सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले एज अ ऑडिटर समझना पड़ेगा आपने क्या प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया है, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सोर्स कोड है, मतलब फॉर एग्जांपल जो बॉट बनाया होगा उसके पीछे कोई ना कोई आपने एल्गोरिथम लिखा होगा, मतलब कोडिंग किया होगा, वो सोर्स कोड को चेक करना बहुत जरूरी है. एंड इसके रिलेटेड कहना ही से आपके जो आईटी कंट्रोल्स रहेंगे, जनरल आईटी कंट्रोल्स जिसमें ऑटोमेशन है, उसे चेक करने से समझ में आएगा कौन कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट किया है एंड हाउ दे आर रियली वर्किंग. देखो आपको ना इसके अंदर बेसिक पॉइंट नंबर 1 मीनिंग आना चाहिए. ऑडिट इंप्लीकेशन में मे बी पॉइंट नंबर ए एंड बी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया. एंड 2 रिस्क, चेंज मैनेजमेंट रिस्क बोल दीजिए एंड ऑपरेशनल रिस्क वाला पार्ट समझ लीजिए. ये कॉमन 2 रिस्क वाला पार्ट एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए. ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था. अकॉर्डिंग टू मी चांसेस वापस इमीडिएटली रिपीट होगा, कंपैरेटिवली कम है. ज्यादा फोकस कीजिएगा अकॉर्डिंग टू मी ऑन ब्लॉकचेन, ऑन एनएफटी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, या मे बी एआई. आईओटी भी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. एक बार एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया या एनएफटी हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने चाहिए. सो ये बेसिकली आपके सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर कैट क्या होता है, कैट के 4 टूल्स के एग्जांपल क्या है, मतलब व्हाट इज एसीएल, व्हाट इज ऑल्ट्रिक्स, व्हाट इज पावर बीआई, ये सब कुछ आपको बताया. देन दे टॉक्ड अबाउट व्हाट आर योर डिफरेंट अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो दुनिया में लोग इन द फॉर्म ऑफ टेक यूज कर रहे हैं. तो योर आईओटी इज देयर, योर एआई इज देयर, ये सब के एग्जांपल्स आपको दिए. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर कंट्रोल कंसिडरेशन. अभी क्या बोलता है, देखो सर आप नया टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो नया रिस्क तो आएगा. ये आंसर एकदम सेम है जो आपको कल लास्ट पार्ट में पढ़ाया था, याद है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क. कि भाई अनऑथराइज तरीके से एक डेटा का एक्सेस कर लिया जाएगा, डेटा का जो प्रोसेसिंग होगा वो इनएक्यूरेट हो जाएगा. याद है क्या कि आपका जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है फॉर एग्जांपल उसको अनऑथराइज पर्सन क्या कर लेगा, चेंजेस लेके आ जाएगा सिस्टम के अंदर, मैनुअल इंटरवेंशन इनअप्रोप्रिएटली हो जाएगा, डेटा का लॉस हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एग्जिस्ट करता है. मतलब दीज आर द कॉमन आईटी रिस्क जो हमने कल पढ़ी थी, वो सेम क्या है, कॉपी पेस्ट, दीज आर सेम, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब इसके लिए ऑडिटर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, दिस कैन बी अ गुड 4 मार्क क्वेश्चन. कि भाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नया आईटी रिस्क है, एज अ ऑडिटर आप क्या करोगे, सबसे पहले नया टेक्नोलॉजी क्या है उसे समझने का ट्राई करो, उसमें नया रिस्क क्या है वो ढूंढने का ट्राई करो, इसके लिए मैनेजमेंट ने कैसे कंट्रोल्स लगाए वो समझने का ट्राई करो. मतलब सर अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से बिजनेस का फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे इंपैक्ट हो रहा है, एंड क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट प्रोसेसेस बनाए, मतलब कंट्रोल्स लगाए हैं टू सेलेक्ट, डेवलप एंड ऑपरेट प्रॉपर कंट्रोल्स, ताकि ये टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट बिजनेस के अंदर नेगेटिवली कम से कम है. मतलब सर नया टेक यूज किया है, नया रिस्क क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो समझने का ट्राई करो, कैसे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन इंपैक्ट होगा वो समझो, पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, ताकि आपको समझ में आते जाए हर टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या नया नया चैलेंजेस आ सकता है. ये आपके ऑडिट के अंदर एज अ ऑडिटर इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. व्हेन यू बिलीव द कंपनी हैज यूज्ड अ न्यू टेक्नोलॉजिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स और एनवायरनमेंट बिल्ड किया है, तो आपको ये स्टेप्स को दिमाग में रखना चाहिए.
ऐसे ही कुछ जनरल पॉइंट्स लिख के दिए ऑडिटर को कंट्रोल्स के लेके क्या समझना चाहिए। सबसे पहले एक ओवरऑल बिजनेस का डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंडस्ट्री बदल रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट का प्रोसेसेस कैसे चेंज हो रहा है, उसकी वजह से नया रिस्क क्या आ रहा है, हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, वो समझना पड़ेगा। एंड सर आपको अपने स्टाफ को, आपके अपने आसपास के लोगों को, एक्सपर्ट्स वगैरह को इंश्योर करना चाहिए वो डिजिटली अपने आप को अपस्किल करें, या इफ नीडेड अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करें। मेरे हिसाब से ये रिस्क सेम है जो हमने कल पढ़े थे, आईटी रिलेटेड रिस्क, नो डिफरेंस एट ऑल। मेरे हिसाब से जो 4 स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करो, नई टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट समझो, इसकी वजह से बिजनेस के फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट आएगा वो समझो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या मैनेजमेंट ने बढ़िया कंट्रोल्स लगाया कि नहीं लगाया ये आपको समझने का ट्राई करना चाहिए। आर दीज कंट्रोल्स अप्रोप्रिएटली डिजाइंड और नॉट। इस तरीके से 4 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। दैट्स ऑल। अदर देन दिस हमने इस चैप्टर के अंदर लिटरली इन लेस देन 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू मी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके हर चीज को डिस्कस करने का ट्राई किया है। मैंने सीक्वेंस भी वही रखा है जो एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर किया है। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है टेक्निकली आइडियली वो पार्ट 3 में रखा है। नॉर्मली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से यू विल बी इन अ कंफर्टेबल स्पेस आफ्टर दीस 3 सेशंस कि आप आंसर दे पाएंगे। एक दो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं रेफरेंस के लिए। देखिए क्वेश्चन 15 क्या बोलता है। मिस्टर करण इज अ कंसल्टेंट टास्क विद द हेल्पिंग ऑफ अ मिड साइज फर्म कि उनको कैसे अपने बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट करना है विद आईओटी। कंपनी चाहता है अपने सारे डिवाइसेस को लाइक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड ऑल सब कुछ आईओटी से कनेक्ट किया जाए। दे वांट टू लेवरेज आईओटी टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। चलो सर डिस्क्राइब द की कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ आईओटी। तो बेसिकली आईओटी में निबंध लिखने का बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है आईओटी के साथ में। डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से कोई चैलेंज नहीं आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। ये आपके आईटी रिस्क के ऊपर एग्जांपल है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो नया सिस्टम लगाना चाहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहता है। उन्होंने आपको अपॉइंट किया एज आईटी मैनेजर। यू नो दैट व्हेन यू मर्जिंग टेक्नोलॉजी इससे कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा बट नया टाइप ऑफ आईटी रिस्क भी आएगा। एग्जांपल बताइए क्या क्या टाइप ऑफ आईटी रिस्क एसोसिएटेड रहेगा व्हेन यू आर चेंजिंग अ सिस्टम। कैन आई से यू आर updating your technology, you are upgrading from your old tech to your new tech। आइडियली इससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क होगी आपको दिमाग में पता होना चाहिए। तो बेसिक आईटी रिस्क आपकी कि भाई फॉर एग्जांपल अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस कर लेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो आईटी वाले लोग हैं वो ज्यादा अपने आप को प्रिविलेजेस देंगे बियॉन्ड देन व्हाट इट इज नीडेड। फिर वो अनऑथराइज्ड पर्सन प्रोग्राम को सिस्टम को चेंज कर देगा। लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। फिर सर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट रहेगी, उनकी वजह से रिस्क हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है। इसलिए आपने क्या करना चाहिए, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंड करना चाहिए, ट्राई करने का पता करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या नया रिस्क एग्जिस्ट करता है एंड क्या आपको अपने लोगों को अपस्किल करने की जरूरत है या स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। मतलब रिस्क एंड कंट्रोल कंसिडरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो आई विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम। अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 4 to 5 marks. One question will come in 3 parts. I've tried to cover all important aspects. It has to be quick, otherwise how in less than 2 hours you can try to cover the entire chapter of last more than 25 pages. That's the maximum I think according to me is going to be relevant for you. That's all from my side. Thank you guys. Have a good day. Bye bye. Take care.